Hello everyone, welcome to Positive Approach Academy. My name is Priyanka. केमिस्ट्री की क्लास है आपकी और करेंगे स्टार्ट आज की क्लास को अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। स्क्रीन पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ऑप्शन 1 है Li2O, सेकंड ऑप्शन है Na2O, थर्ड ऑप्शन है Na2O2 एंड फोर्थ ऑप्शन है KO2। क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है नेचर में। तो कौन सा है पैरामैग्नेटिक वही बताना है आपने। सबसे पहले तो पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, कौन सी स्पीशीज होती हैं पैरामैग्नेटिक, जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए पैरामैग्नेटिक नेचर का मतलब क्या है। जिनको आंसर आता है वो कमेंट कर सकते हैं आंसर। तो देखो सबसे पहले तो एक बेसिक सी चीज मैं आपको बताती हूँ। ऑक्साइड O2 नेगेटिव, जो ऑक्साइड आयन होता है ये आपका ऑक्साइड आयन है, सिंपल ऑक्साइड जो रहता है O2 नेगेटिव। ठीक है, दूसरा आ जाता है O2 नेगेटिव, ये आपके पास पर ऑक्साइड आयन है। कौन सा आयन है ये, पर ऑक्साइड आयन। फिर आता है आपके पास O2 नेगेटिव, ये आपके पास सुपर ऑक्साइड आयन है। डिफरेंस क्लियर हो रहा है ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में। देखो ऑक्साइड आयन सबसे सिंपल होता है O2 नेगेटिव, पर ऑक्साइड आपका O2 नेगेटिव एंड सुपर ऑक्साइड आयन रहता है O2 नेगेटिव। क्लियर इतना। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा जो ऑक्साइड आयन रहता है वो आपका डायामैग्नेटिक होता है। कैसा होता है वो, डायामैग्नेटिक नेचर का होता है। पर ऑक्साइड आयन भी डायामैग्नेटिक नेचर का होता है। सुपर ऑक्साइड की बात करें तो ये पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक ये कहाँ से पता चलता है, जो MOT है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारी जो है उससे हमें ये पता चलता है कि ऑक्साइड आयन डायामैग्नेटिक होता है, पर ऑक्साइड डायामैग्नेटिक और सुपर ऑक्साइड आपका पैरामैग्नेटिक होता है। यहाँ तक क्लियर। बस अब आपने क्या करना है, ऑप्शन में ये देखना है कि कौन यहाँ पे सुपर ऑक्साइड है। जल्दी से बता दीजिए इनमें से सुपर ऑक्साइड कौन सी है, क्योंकि वही हमारे पास पैरामैग्नेटिक नेचर की होती है। पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। पैरामैग्नेटिक में क्या रहता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और डायामैग्नेटिक में आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4 KO2। याद रखिए KO2 हमने पहले भी पढ़ा है आई थिंक। KO2 आपके पास सुपर ऑक्साइड है। KO2 की अगर हम बात करें ये क्या है, एक सुपर ऑक्साइड है। इसमें जो ऑक्सीजन है वो सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन है, मतलब O2 नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट है, इस फॉर्म में। नहीं समझ आ रहा है तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। सुपर ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप सबको पता ही है कितनी होती है, काफी बार हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, -½ है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इसकी देखी जाए तो -½ रहती है, तो निकाल के देख लो KO2 में। KO2 में ऑक्सीजन की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो पोटाशियम की तो सबको पता रहता है +1 रहती है ना, +2x विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -½ तो यहाँ से भी हमें पता लग रहा है कि KO2 आपके पास क्या है, एक सुपर ऑक्साइड है। और सुपर ऑक्साइड्स आपके पास पैरामैग्नेटिक नेचर की होती हैं। तो किसी भी तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर यहाँ तक सभी को। चलिए बाकी ऑप्शन देख लीजिए। Li2O सिंपल ऑक्साइड है, Na2O भी सिंपल ऑक्साइड है और Na2O2 एक पर ऑक्साइड है। पर ऑक्साइड लिंकेज यहाँ पे है, ये सिंपल ऑक्साइड आयन, यहाँ पे भी सिंपल ऑक्साइड आयन है। Na2O2 में पर ऑक्साइड आयन और KO2 में सुपर ऑक्साइड आयन है ऑक्सीजन का। तो इसलिए KO2 हमारे पास पैरामैग्नेटिक नेचर का है। और ये कॉन्सेप्ट भी आपने याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर सभी को। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोनर साइट ऑफ EDTA4 नेगेटिव आर। डोनर साइट क्या है EDTA की। सबसे पहले तो ये EDTA क्या है। EDTA एक चिलेटिंग एजेंट है, चिलेशन एजेंट बोल सकते हैं आप। फुल फॉर्म अगर पूछी जाए इसकी तो क्या रहती है, जल्दी से बता दो जिनको आती है। EDTA की फुल फॉर्म, EDTA इसकी फुल फॉर्म रहती है इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। जिनको आती है वो भी बता सकते हैं साथ के साथ। तो फुल फॉर्म रहती है इथाइलिन
डायअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से हमें स्ट्रक्चर का भी पता चल रहा है। देखो इथाइलिन मतलब CH2 ठीक है। इथाइलिन डायअमीन मतलब 2 नाइट्रोजन भी रहेंगे और टेट्रा एसिटिक एसिड मतलब एसिटिक एसिड लिखना है अब हमने CH3COO नेगेटिव, यहाँ पे भी CH3COO नेगेटिव, यहाँ पे भी आपका एसिटिक एसिड रहेगा और इधर भी। तो अब नाम पढ़िए इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर भी देखो उसी तरीके से बनता है। क्वेश्चन में हमने पूछा गया है डोनर साइट्स कितनी है यहाँ पे। अब देखो डोनर साइट ऑप्शन ए है आपके पास O एटम ओनली, सेकंड है N एटम ओनली, थर्ड है 2 N एटम एंड 4 O एटम्स और फोर्थ ऑप्शन है 3 N एटम्स एंड 3 ऑक्सीजन एटम्स। तो मैं आपको बता दूं EDTA में 2 नाइट्रोजन जो रहेंगे वो डोनर नाइट्रोजन है मतलब डोनर साइट्स है। वहीं आपके पास CH3COO में एक ऑक्सीजन भी आपके पास डोनर साइट है। तो इस तरह से 4 ऑक्सीजन है इसमें डोनर साइट और 2 नाइट्रोजन, टोटल 6 डोनर साइट्स हैं। और ऑप्शन में हमें पूछा गया है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन करके, तो देखो 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन एटम। कितनी डोनर साइट हो गई 6। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द डोनर साइट्स ऑफ EDTA4 नेगेटिव आर, आंसर है 2 N एटम एंड 4 ऑक्सीजन एटम। स्ट्रक्चर भी याद कर लीजिए, यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं इसमें कि 2 नाइट्रोजन यहाँ पे डोनर एटम है और 4 ऑक्सीजन भी यहाँ पे डोनर है। क्लियर सभी को क्वेश्चन EDTA से रिलेटेड भी। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्ट। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इफेक्ट इसमें पड़ता है एलिमेंट्स के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। तो ऑप्शन ए है zirconium and yttrium have about the same same radius. Zirconium and Nb have same oxidation state. Zirconium and hafnium have about the same radius and zirconium and Ce have the same oxidation state. तो देखो करेक्ट आंसर इसमें रहेगा ऑप्शन 3, zirconium and hafnium have about the same radius। क्या है यहाँ पे सेम रेडियस। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। डी एंड एफ ब्लॉक के जो मेंबर होते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक के मेंबर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता क्या है, जो साइज रहता है इनका वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, साइज का डिक्रीज होना ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, या फिर और साइज जो है ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने ऑप्शन 3 टिक किया कि जर्कोनियम एंड हॉफमोनियम हैव अबाउट दी सेम रेडियस। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आ जाता है और रिमेन ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो ये है आपकी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है जर्कोनियम का एटॉमिक नंबर एंड हॉफमोनियम का भी एटॉमिक नंबर क्या है, बता दीजिए जल्दी से। एटॉमिक नंबर ऑफ जर्कोनियम एंड हॉफमोनियम जल्दी से बता दीजिए। होमवर्क क्वेश्चन है, अभी बताना है। जितने भी लाइव एस्पायरेंट्स हैं सभी आंसर करेंगे, साथ के साथ वीडियो को भी लाइक कर देंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कर देंगे। और जो एस्पायरेंट्स नए हैं हमारे चैनल पे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आप इस तरह की वीडियोस जो है देख सकें और अपनी तैयारी HP TGT कमीशन की हमारे साथ कर सकें। तो चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एटॉमिक नंबर जल्दी से कर दीजिए कमेंट सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजन। करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजन इज। तो हैलोजन सबसे पहले मुझे ये बताइए कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं, किस ग्रुप के मेंबर को हैलोजन बोला जाता है। ये जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये आंसर कर दीजिए। अब बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आए, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, सिंपल सा फंडा है। बॉइलिंग पॉइंट में आप याद रखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट मास के ऊपर डिपेंड करता है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज्यादा आपका मास होगा उतना ही ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट भी रहेगा। बस इतना याद कर लो, खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन पे आ जाओ।
ये भी आंसर करना है आपने, कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं आपके हैलोजन, ठीक है। देखो मास सबसे ज्यादा जिसका होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी उसका सबसे ज्यादा होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज्यादा मास किसका है? आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन, फ्लोरीन सबसे कम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जो ऑर्डर रहेगा बॉइलिंग पॉइंट का। क्लियर। इसी के साथ एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर बताएं जल्दी से, क्या रहेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर, हैलोजन की ही अगर बात की जाए। आंसर करिए जल्दी से, क्या रहेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अगर हैलोजन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बेसिस पे देखा जाए तो ऑर्डर क्या रहेगा। सबसे ज्यादा किसकी रहेगी, सबसे कम किसकी रहेगी, बताइए हैलोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो चलिए, इसका आंसर रहेगा क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन की, फिर फ्लोरीन की और फिर आपकी आयोडीन की। देख लीजिए एक बार अच्छे से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो याद रखना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का भी ऑर्डर आपने, बॉइलिंग पॉइंट का भी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का भी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं इनको डायटोमिक स्टेट में। फ्लोरीन आपका क्लोरीन और ब्रोमीन के बाद आ रहा है, ठीक है, फ्लोरीन आपका क्लोरीन और ब्रोमीन के बाद आ रहा है। कोई बता सकता है इसका रीजन क्या है? कमेंट करके बता दीजिए जिनको इसका रीजन पता है, क्लोरीन का प्लेस यहाँ पे क्यों है, जल्दी से। फ्लोरीन क्यों एक्सेप्शन बना हुआ है यहाँ पे, बाकी तो सेम ट्रेंड है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो अपनी अपनी जगह है, फ्लोरीन क्यों उठ के आपका तीसरे नंबर पे आ गया हुआ है? देखो इसका रीजन रहता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। ये रिपल्शन क्या करती है, बॉन्ड को वीक कर देती है और इजी टू ब्रेक हो जाता है, ठीक है, यही रीजन रहता है, हो सकता है पूछ लिया जाए एग्जाम में। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, when P4O10 is dissolved in water the acid formed finally is। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और डायरेक्ट आपने याद रखना है। वैसे तो मैं रिएक्शन भी बता सकती हूँ पर मल्टी स्टेप रिएक्शन है, एक अगर मैं स्टेप में सिंपल फॉर्म में बताऊं तो देखो P4O10 प्लस वाटर, यही बोला है ना इसमें, तो यहाँ पे बनता है आपका H3PO4। क्या नाम है इसका, अभी पीछे जैसे भी पढ़ा था हमने इसका नाम, आई थिंक बेसिसिटी वाला क्वेश्चन था इसके ऊपर, है ना, बेसिसिटी ऑफ H3PO4। तो नाम बता दो H3PO4 का, हो सकता है एग्जाम में फॉर्मूला ना देकर वो नाम लिखा हो आपको 1 2 3 और 4 ऑप्शन में, तो नाम भी पता होने चाहिए। यहाँ पे 6H2O और यहाँ पे आपका 4H3PO4, जल्दी से नाम बता दो। ऑप्शन 2 करेक्ट है इसका। P4O10 जब वाटर में डिसॉल्व होता है एसिड फॉर्म होता है जिसका नाम है, क्या नाम है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, बिल्कुल ठीक, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फोरिक एसिड भी आप बोल सकते हो। और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा, बताओ सोचो जरा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा या एंडोथर्मिक, एसिड फॉर्मेशन हो रही है, एसिड फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा, करिए आंसर। कि जो रिएक्शन लिखवाया है डायरेक्ट याद कर लेना है आपने कि P4O10 जब भी वाटर के साथ डिसॉल्व होगा एसिड बनता है आपका H3PO4, और ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन याद रखना है। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शेप ऑफ BRF5 मॉलिक्यूल, बताइए, हाइब्रिडाइजेशन निकालो सबसे पहले और शेप बताओ। फर्स्ट ऑप्शन है ट्राइगोनल बायपिरामिडल, सेकंड है स्क्वायर पिरामिडल, थर्ड है ऑक्टाहेड्रल एंड फोर्थ है सीसॉ। सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकालिए BRF5 और वो बताइए मुझे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी इसकी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन पता होगी
तभी तो आप शेप बता पाओगे। और इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का भी खास ध्यान रखना है आपने। जल्दी से बता दीजिए। क्या हाइब्रिडाइजेशन आ गई है इसकी, जल्दी से बताओ। क्या करते हैं हम, सेंट्रल एटम प्लस आपके मोनोवेलेंट एटम डिवाइडेड बाय 2। करिए करिए जल्दी आंसर बताइए और शेप भी बताइए जिनको आती है, फिर मैं करती हूँ क्वेश्चन। चलिए तो करते हैं क्वेश्चन। ब्रोमीन की अगर बात करें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं प्लस 5 मोनोवेलेंट एटम फ्लोरीन अटैच्ड है डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12/2 जो कि आएगा 6। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3d2। कौन सी शेप होगी? बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर यहाँ पे है 5, तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 1। तो इसकी जो शेप आएगी वो रहेगी आपकी स्क्वायर पिरामिडल। याद रखना है हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से और इजी रहते हैं, स्कोर इजीली आप कर सकते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन ठीक ही जाना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन वाला, ठीक है। तो स्क्वायर पिरामिडल आपकी BRF5 की ज्योमेट्री है। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3d2 है, बॉन्ड पेयर 5 है, लोन पेयर 1 है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दूंगी। आपके लिए क्वेश्चन है, आपने मुझे बताना है PCl5 हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। PCl5 की बताओ हाइब्रिडाइजेशन भी और ज्योमेट्री भी। आंसर कर दो जल्दी से, दोनों चीजें बतानी है आपने, हाइब्रिडाइजेशन भी और ज्योमेट्री भी। और हाँ एक और बात, काफी एस्पायरेंट्स के कमेंट्स में देख रही थी तो वो कह रहे थे कि चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लाए जाएं, तो वैसा भी जरूर होगा। आने वाली क्लासेस आपकी चैप्टर बेस्ड भी रहेंगी जिसमें एक पर्टिकुलर चैप्टर के एमसीक्यूज हम करेंगे, ठीक है। तो उसकी भी फिक्र मत करें आप, वैसा भी हो जाएगा। चलिए PCl5 का बताइए हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। क्या हाइब्रिडाइजेशन रहेगी PCl5 में एंड ज्योमेट्री भी? चलिए कमेंट कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Which of the following given compound will have highest covalent character? NaCl, NaF, NaBr, NaI। तो कोवेलेंट कैरेक्टर पहले भी हम इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आई होप सभी को पता होगा कोवेलेंट कैरेक्टर। कौन सा रूल लगता है कोवेलेंट कैरेक्टर में? अगर हमें कोवेलेंट कैरेक्टर चेक करना हो, कौन सा रूल बताया था मैंने आपको? प्रीवियस क्लासेस जिन्होंने देखी है उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखी है तो विजिट कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट। आपको वहां सारी प्रीवियस क्लासेस केमिस्ट्री से रिलेटेड मिल जाएगी। मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों एस्पायरेंट्स के लिए रहेंगी ये क्लासेस, तो दोनों देख सकते हैं, दोनों एस्पायरेंट्स। कोवेलेंट कैरेक्टर किस रूल से पता चलता है हमें? फजन रूल से। कौन सा रूल था? फजन रूल। क्या कहता है फजन रूल? कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटायन। चलिए आंसर कर दीजिए जल्दी से, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। होमवर्क क्वेश्चन है तो इसका मतलब है सभी एस्पायरेंट कमेंट करेंगे इसका आंसर। जो लाइव देख रहे हैं वो तो करते ही हैं, सभी करेंगे, और जो बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे उन्होंने भी जरूर कमेंट कर देना है। ये आप सबके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। आपके कमेंट्स हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं कि ताकि हम इस तरह की वीडियोस और लेकर आएं, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना है आपने। होमवर्क क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड विल हैव हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर? चलिए बाकी आपने यही रूल अप्लाई करना है, देखो रूल भी मैंने बता दिया है, तो जल्दी से आंसर कर देना है, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी? हीट कैपेसिटी, टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन देखिए हीट कैपेसिटी है, सेकंड आपके पास टेम्परेचर, थर्ड है डेंसिटी, फोर्थ है प्रेशर। नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
अब देखो सबसे पहले तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड ना करके सिर्फ टाइप ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगी। जो भी गिवन सैंपल है वो उसका जो मैटर क्या है, किस टाइप का मैटर है, उस पे डिपेंड करती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, नॉट ऑन अमाउंट। ये भी आपने ध्यान रखना है, हो सकता है आपको यहाँ से डेफिनेशन पूछ ली जाए। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज विच डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ मैटर, नॉट ऑन अमाउंट। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? हीट कैपेसिटी, टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर। करेक्ट आंसर इसका है आपका हीट कैपेसिटी। ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपकी उल्टी हो जाएगी, वो आपकी अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेंगी, ना कि टाइप ऑफ मैटर पे। ठीक है, हीट कैपेसिटी आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर ये सारे आपके क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। यहीं पे आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, आई थिंक आना भी चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बताओ, ये एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी? अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करूं या फिर मैं मोलर हीट कैपेसिटी की बात करूं, ये कंफ्यूजन यहीं क्लियर कर लो, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। और इस टाइप का क्वेश्चन भी ऑलरेडी एग्जाम में आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखें। देखो हीट कैपेसिटी आपने याद रखना है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वहीं अगर क्वेश्चन आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी, ये दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। कैसी हैं ये? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज याद रख लो, हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। इसी के साथ आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन अगेन, वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है? बताइए, क्वेश्चन है आपके लिए, अभी आंसर करना है। वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है? क्या ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? वॉल्यूम करिए, आंसर आ सकता है एग्जाम में। वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव? चलिए आंसर कर देना है सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। एन aqueous solution of 1 molar NaCl and 1 molar NaOH is not a buffer but pH less than 7, not a buffer but pH greater than 7, a buffer with pH less than 7, a buffer with pH greater than 7। कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को? 1 मोलर NaCl, सबसे पहले NaCl पे आ जाइए। दूसरा है आपके पास 1 मोलर NaOH, 1 मोलर NaCl एंड 1 मोलर NaOH। ठीक है, NaCl पे आ जाओ। क्या लग रहा है आपको? ये तो एक सॉल्ट है ना? सॉल्ट है किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर क्या बना रहे हैं? ये सॉल्ट बनाते हैं। तो जहां भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, वहां पे जो पीएच रहती है वो न्यूट्रल रहती है। कैसी पीएच होती है? न्यूट्रल। तो यहाँ पे तो पीएच कुछ इंडिकेट नहीं करेगा, ये ना लेस देन ना ग्रेटर देन, क्योंकि न्यूट्रल पीएच होगी। वहीं अगर हम NaOH की बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच इस केस में लेस देन 7 होगी या ग्रेटर देन 7 होगी? पीएच स्ट्रॉन्ग बेस के केस में ऑब्वियसली ग्रेटर देन 7 होगी, है ना? ग्रेटर देन 7, तो मतलब ग्रेटर देन 7 वाली ऑप्शन ही करेक्ट होगी। यहाँ पे आ जाओ, एक ऑप्शन हमारे पास ये है ग्रेटर देन 7, एक ऑप्शन ये है। पीएच तो हमें लग गया पता, एक न्यूट्रल है एक ग्रेटर देन 7, तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 7 वाला ही होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है बफर, क्या ये बफर है या नहीं है? तो सिंपल सा पॉइंट है, बफर के केस में आपने याद रखना है बफर आपके वीक एसिड और वीक बेस ही होंगे। जहां पे भी वीक एसिड वीक बेस होंगे वो बफर होंगे, और वीक एसिड बेस से बना हुआ सॉल्ट भी क्या होगा? बफर होगा। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वो कभी भी बफर नहीं होते हैं। बफर क्या होते हैं? बताओ बफर क्या होते हैं? ये जो मैं बफर बोल रही हूं अभी यहाँ पे कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस है वो बफर नहीं होंगे, लिख देते हैं इस पॉइंट को भी। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस ये नॉट अ बफर होते हैं, मतलब बफर की तरह एक्ट नहीं करेंगे।
पर ये बफर है क्या? बफर ऐसे होते हैं, बफर ऐसे चीजें हैं जो क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं चेंज इन पीएच, जैसे वीक एसिड और वीक बेस, ये रेजिस्ट करेंगे चेंज इन पीएच में, ठीक है, तो वो बफर कहलाते हैं। तो अब ये तो रही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि ये सॉल्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये बफर नहीं होंगे। ऑप्शन 2 विल बी योर करेक्ट आंसर, नॉट अ बफर बट पीएच ग्रेटर देन 7। क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? सबसे पहले हमने क्या किया, एक एक करके समझा। 1 मोलर NaCl एक सॉल्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड बेस से बना है। पीएच सॉल्ट की न्यूट्रल होती है ना, तो यहाँ पे पीएच तो हमें न्यूट्रल मिल गई, और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट से एसिड बेस से मिलकर बना है, तो बफर नहीं है। NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पीएच आपकी ग्रेटर देन 7 आएगी, इसीलिए हमारी करेक्ट ऑप्शन है नॉट अ बफर बट पीएच ग्रेटर देन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विल शो प्लस आर इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट? ऑप्शन ए है माइनस, माइनस नहीं बोलेंगे, COOH, ऑप्शन 2 है NO2, ऑप्शन 3 है OH, एंड ऑप्शन 4 है CN। सिंपल सा पॉइंट मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ आपको, प्लस आर इफेक्ट देखने के लिए आपने देखना है कि लोन पेयर है कि नहीं। प्लस आर इफेक्ट लोन पेयर से ही पहचाना जाता है, मेनली मेन पहचान इनमें से लोन पेयर किसके पास है, किसके पास दिख रहे हैं, वही आपका प्लस आर शो करेगा। जिसके पास लोन पेयर है वो आपका प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। क्या OH के पास दिख रहे हैं सबको लोन पेयर? होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो ऑप्शन 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। प्लस आर पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट पहचानना है आपने, तो देखो लोन पेयर है या नहीं, लोन पेयर है तो वो प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। क्लियर है क्वेश्चन सभी को? तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप जितने भी क्वेश्चन हमने किए सबको अच्छे से समझ आ गए, और जो होमवर्क क्वेश्चन है सबने कमेंट कर देना है कमेंट बॉक्स में। और डेली 9:30 पे क्लास आती है, तो डेली चैनल के साथ बने रहना है। 9:30 पे मैं डेली आती हूँ और क्वेश्चंस हम केमिस्ट्री के यहाँ पे करते हैं। तो इसी के साथ एक और चीज याद दिला दूं, वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, और चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो करेंगे आज की क्लास को यहीं पे एंड, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।